हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिन्ना के 14 सूत्र या 14 पॉइंट्स। सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि यह जो 14 सूत्र या 14 मांगे थी वह कब पेश की गई मुस्लिम लीग के द्वारा। तो डेट है 28 मार्च 1929। ये डेट आप याद रखें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आपको जानना चाहिए कि ये मांग क्यों की गई, आखिर इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और पीछे ये जाना पड़ेगा कि आपको याद होगा इसके पहले के वीडियो में कि साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी कब? 1927 में अंग्रेजों के द्वारा। इस साइमन कमीशन के विरोध में आप कह सकते हैं क्या आई थी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू समिति गठित हुई थी और पेश हुई थी नेहरू रिपोर्ट, और यह कब हुई थी? 1928 में। और इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, क्योंकि ये एक प्रकार से मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के थे, उसके विरोध में जिन्ना ने अपनी क्या 14 सूत्र रखे। और ये 14 मांगे कब की गई? 1929 में। तो एक क्रम भी आप याद कर सकते हैं। साइमन कमीशन 27, नेहरू रिपोर्ट 28 और 14 सूत्र कब? 1929 में। अब मूल पॉइंट ये कि जिन्ना ने ये मांग क्यों की? क्योंकि साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू रिपोर्ट तो आ गई थी जिसको सर्वदलीय रूप देने की कोशिश की गई, जिसमें मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित करने की कोशिश थी। तो अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी? तो यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दो बातों पे मुस्लिम लीग बहुत खफा थी नेहरू रिपोर्ट से। पहला पॉइंट ये था कि नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया था कि एक शक्तिशाली केंद्र या कहिए शक्तिशाली संघ की स्थापना होगी, जो भावी संविधान की रूपरेखा नेहरू कमेटी ने दी, नेहरू रिपोर्ट में दी गई थी। उसमें यह कहा गया कि फ्यूचर में जो भावी संविधान बनेगा उसका स्वरूप क्या होगा? संघात्मक होगा। लेकिन वह संघ क्या होगा? शक्तिशाली। और शक्तिशाली का मतलब यह था कि जो अवशेष शक्तियां हैं वह किसको दी जाएंगी? केंद्र। तभी तो संघ शक्तिशाली होगा। दूसरी चीज, और जो शायद ज़्यादा पिंच कर रही थी मुस्लिम लीग को, वह यह था कि इसमें कहा गया था कि जो पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट 1909 में शुरू हुआ था, इसने क्या कहा? नेहरू रिपोर्ट ने समाप्त। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं नेहरू रिपोर्ट की। तो ये दो बातें थी जिसको लेकर के मुस्लिम लीग बहुत ही नाराज थी, और उसकी प्रतिक्रिया में क्या हुआ कि उसने अपनी 14 मांगे प्रस्तुत की। तो आइए देखते हैं कि वे 14 मांगे या 14 पॉइंट्स क्या थे जिसको लेकर के मुस्लिम लीग या जिन्ना आते हैं। जिन्ना की 14 मांगों में जो पहली बात वह यह कि जो फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यानी जो भावी संविधान होगा वह क्या होगा? वह संघात्मक होगा। यही बात नेहरू कमेटी ने भी कहा था और यही बात साइमन कमीशन ने भी कहा था। लेकिन यहाँ एक अंतर था। नेहरू रिपोर्ट ये कह रही थी कि जो अवशेष शक्तियाँ होंगी वह केंद्र को दी जाएंगी, और यहाँ पे जो अवशेष शक्तियाँ दी जानी थी वह किसको दी जानी थी? वह प्रांतों को दी जानी थी। एक बेसिक अंतर ये था नेहरू रिपोर्ट के जस्ट अपोजिट। दूसरा जो पॉइंट था वह था पृथक निर्वाचन मंडल को लेकर के। पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट। और नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा था? नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि इसको समाप्त कर दिया जाए, और जिन्ना ने क्या कहा कि इसको जारी रखा जाए
और यही नहीं, इन्होंने ये कहा कि सभी कम्युनिटी को यह अधिकार दिया जाना चाहिए, क्या? सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार। हाँ, उन्होंने एक चीज जरूर जोड़ी थी कि यदि कोई कम्युनिटी इस पृथक निर्वाचक मंडल के अधिकार को छोड़ करके संयुक्त निर्वाचक मंडल में आना चाहती है तो वह कभी भी आ सकती है। तो यहाँ एक चीज देखिए, नेहरू समिति ये सोच रही थी कि भारत में जो सांप्रदायिक समस्या है उसका समाधान इस बात में है कि धर्म के आधार पे यह जो राजनीतिक विभाजन है उसको दूर किया जाए, और जिन्ना इसके उल्टा सोच रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि इस समस्या का समाधान ये है कि धर्म के आधार पे विभाजन जारी रहे। तो ये दो विशेष बातें थी जो नेहरू रिपोर्ट से अलग करती थी। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा वह यह कहा कि समान स्वायत्तता यानी इक्वल ऑटोनॉमी किसको? प्रांतों को इक्वल ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, और यहां कोई समस्या नहीं थी। चौथी बात, और जहां से समस्या शुरू होती है और जहां से विभाजन इतना बढ़ता है कि 1947 में पाकिस्तान बन जाता है, उसमें से एक मांग ये थी कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सेंट्रल लेजिस्लेचर, उसमें जिन्ना ने कहा कि देयर शैल बी नॉट लेस देन 1/3 यानी 1/3 से कम मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं रहना चाहिए। यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका में जो दिल्ली में बनती, आज की डेट में संसद जो कही जाती है, उसमें 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए। माइनॉरिटी की बात नहीं हो रही है, मुस्लिम्स की बात हो रही है। पांचवी बात जो उन्होंने कही वह यह कहा कि जो केंद्रीय कार्यपालिका है और प्लस जो प्रांतों में, प्रोविंसेस में कार्यपालिका बनेगी, उसमें भी 1/3 क्या होंगे? मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होंगे। मुस्लिम प्रतिनिधित्व कहाँ? एग्जीक्यूटिव में भी होने चाहिए 1/3, सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी 1/3, और जो केंद्रीय कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद बनेगी और प्रांतों की जो मंत्रिपरिषद होगी उसमें 1/3 होने चाहिए। तो ये याद कर लीजिए कि केंद्रीय व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे प्रांत स्तर पर हो, 1/3 मुस्लिम उनको चाहिए थे। छठी चीज इसीलिए उन्होंने ये कहा मुस्लिम्स के लिए ही कि जो सर्विसेज हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी सेवाओं में उन्होंने कहा कि एडिक्वेट एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त और प्रभावी क्या होना चाहिए? मुस्लिम्स का उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एक प्रकार से यह सरकारी नौकरियों में जैसे आज की डेट में SC ST OBC को है, तो वैसे ये डिमांड कर रहे थे कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को पर्याप्त, 1/3 नहीं कर रहे हैं, पर्याप्त और प्रभावी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, इससे जो प्रशासनिक इफिशियंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी है, वह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी को, प्रशासनिक दक्षता को कायम रखते हुए सरकारी सेवाओं में क्या होना चाहिए? मुसलमानों को उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ये 6 मांगे थी। 7वीं जो बात कही गई थी जिन्ना के द्वारा वह यह कि जो प्रोविंसेज में, प्रांतों में इसको कर दीजिए, सभी प्रांतों में जितने भी इलेक्टिव बॉडी हैं, यानी व्यवस्थापिका
प्लस निर्वाचित संस्था कुछ हो, उसमें क्या होना चाहिए, सभी अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। देखिए यहाँ केवल मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, सभी ऑल माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें मुस्लिम भी शामिल हैं। तो बड़ी चालाकी से जिन्ना ने हर लेवल पे मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने की कोशिश की थी। आठवीं बात जो उन्होंने कहा था, देखिए शब्दावली पे मत जाइए, उसके भाव पे जाइए। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि कोई भी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कोई भी भौगोलिक वितरण यदि ज़रूरत हो तो किया जा सकता है, लेकिन यह परिवर्तन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पंजाब, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम मेजॉरिटी समाप्त नहीं होनी चाहिए। यानी इन 3 स्टेट में वो कह रहे थे कि कभी भी मुस्लिम बहुमत क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए। कोई भी परिवर्तन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम बहुमत को समाप्त किया जा सके। 9वीं चीज़ उन्होंने ये कही कि ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश जो है, प्लस बलोचिस्तान, इसमें जो रिफॉर्म होंगे उसको वो कहते हैं कि ये इक्वल फुटिंग पे होंगे। इक्वल फुटिंग का मतलब जिन आधारों पे बड़े या दूसरे प्रांतों में सुधार होंगे, उसी आधार पे आप नॉर्थ वेस्ट और बलूचिस्तान में भी परिवर्तन करेंगे, कोई नए आधार पे आप परिवर्तन नहीं करेंगे। 10वीं चीज़ जो उन्होंने कही थी और जिस पे कोई विवाद नहीं था, वह यह था कि जो सिंध है, जो आज पाकिस्तान में है, सिंध को क्या किया जाए, जो बॉम्बे है, बॉम्बे को आज क्या बोलते हैं, मुंबई, लेकिन उस समय बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे से अलग किया जाए और उसको एक पृथक प्रांत का स्वरूप दे दिया जाए। अंग्रेजों ने इसको 1935 में कर भी दिया। जो अगली मांग थी इनकी वह कि सबको समान रूप से क्या हो, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी सबको रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ थी, आज भी है। लेकिन 12वां फिर इनके मुस्लिम से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि संविधान में सेफगार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, संरक्षण के प्रावधान होने चाहिए। किस बारे में, इन्होंने कहा कि मुस्लिम कल्चर यानी मुस्लिम संस्कृति के सेफगार्ड होना चाहिए, एजुकेशन यानी शिक्षा का सेफगार्ड होना चाहिए, लैंग्वेज यानी भाषा का सेफगार्ड होना चाहिए, और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि पर्सनल लॉज, इसका भी सेफगार्ड होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैं उनको भी सेफगार्ड मिलना चाहिए। यानी मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा और पर्सनल लॉ को ये चाहते थे कि संवैधानिक संरक्षण मिले। अगली बात जो उन्होंने कहा कि कोई भी बिल मतलब विधेयक, कोई भी बिल या प्रस्ताव, रेजोल्यूशन
विधेयक और प्रस्ताव किसी भी व्यवस्थापिका में उस स्थिति में पास नहीं होना चाहिए, उस स्थिति में पास नहीं होना चाहिए। कब? जब 3/4 क्या करें, किसी समुदाय के 3/4 मेंबर क्या करें, यदि उसका विरोध करते हैं तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होना चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यदि किसी पार्टी के, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी के 40 मेंबर हैं, तो 40 का 3/4 कितना हो जाएगा, 30। तो आपको लगेगा कि ठीक है ना, 40 में से 30 यदि विरोध कर रहे हैं तो प्रस्ताव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक उदाहरण देता हूं और आपको चालाकी समझ में आएगी जिन्ना की। मान लीजिए कि कोई ईसाई है, कोई क्रिश्चियन है या पारसी है जिसका कोई एक मेंबर है, तो एक मेंबर ही 100% है, एक मेंबर ही 50% है और एक मेंबर ही 3/4 है। यानी यदि यह विरोध कर रहा है तो यहां तो यह हो जाएगा ना कि 100% पारसी विरोध कर रहे हैं, तो कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, कोई बिल पारित नहीं हो सकता। यानी कि ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वह कोई विधेयक पास कर ही नहीं पाती, एकदम से पंगु हो जाती, पैरालाइज उसको कर दिया जाता। और आखिरी चीज जो इन्होंने कहा था कि संविधान में परिवर्तन के बारे में उन्होंने कहा था कि जब तक सभी राज्य या प्रांतों की सहमति, इसके बिना कोई संविधान में परिवर्तन नहीं हो सकता। अब सोचिए कि जहां हिंदू मुस्लिम के आधार पे आप प्रांत को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो और जहां आप ये एकदम से कॉन्स्टिट्यूशन में अस्थायी करने की कोशिश कर रहे हो कि किसी भी हालत में पंजाब, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं डिस्टर्ब हो, और वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ मुस्लिम लीग की सरकार बनने की संभावना ज़्यादा थी, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्टेट क्या कर देता, उसका विरोध कर देता, और फिर वही बात होती कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। तो ये जो चीज़ थी, आप कह सकते हैं कि यह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीली चीज़ थी। और यह आप कह सकते हैं यदि 1909 में विभाजन का बीज पड़ा तो 14 सूत्रों को आप कह सकते हैं कि जिन्ना ने 1929 में उसमें खाद दे दिया, और 1940 में जाकर के आप देखते हैं कि लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास हो गया, और 7 साल बाद ही आपके सामने पाकिस्तान अस्तित्व में आ गया। तो ये विभाजन की रेखा को और भी मजबूत करता है। जिस तरीके से, आखिरी बात है कि जिस तरीके से ये मुस्लिम लीग और उसके लोगों ने नेहरू रिपोर्ट को क्या कहा था, आगा खां और मोहम्मद शफी थे, जब 9 मार्च 1929 को बैठक हो रही थी मुस्लिम लीग की, तो आगा खां और मोहम्मद शफी ने कहा कि ये डेथ वारंट है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि यदि पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त हो जाएगा तो इनको लगता था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुस्लिम इस देश में रह ही नहीं पाएंगे। उन्होंने खारिज कर दिया नेहरू रिपोर्ट को। उसी तरीके से जिन्ना के 14 मांगों को भी कांग्रेस ने खारिज कर दिया, और पंडित नेहरू, यहाँ मोतीलाल नेहरू से मतलब नहीं है, जवाहरलाल नेहरू से मतलब है, उन्होंने तो कहा कि ये तो रेडिकुलस डिमांड है, हास्यास्पद डिमांड है, जिसको कि माना ही नहीं जा सकता। लेकिन उस समय जिस चीज़ को हास्यास्पद कहा गया वो चीज़ धीरे धीरे मजबूत होती चली गई, और आप जानते हैं कि 14 अगस्त को, यानी आज़ादी से एक दिन पहले भारत का विभाजन होता है और फिर भारत को आज़ादी मिलती है। तो ये थे जिन्ना के 14 सूत्र। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि भारत विभाजन के रास्ते पे कैसे आगे बढ़ता चला गया। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।